हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत आप सबका करंट अफेयर्स में, बहुत स्वागत। तो आज जो है, आज हम लोग 20 और 21 दोनों दिन का हम लोग करंट अफेयर्स करेंगे। अच्छे से नोट्स बनाइएगा और हम आपको नोट्स आपको देंगे ही, जैसे हम आपको हर दिन देते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो कवच वालों, आज का दिन है 21 तारीख। आज आप लोगों के लिए बैकलॉग दिवस है। आपको हम डेली टारगेट्स देते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे, जिसमें आप लोग बहुत अच्छे से करते हैं। आज इसको बैकलॉग दिन के रूप में इसको रखिएगा, ठीक। और जो भी बच्चों के जो भी लोग एसएससी कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, जीरो लेवल से हमारे साथ कंप्लीट चीज़ें बेसिक से एकदम सीखना चाहते हैं, वो इस बैच में ये लोग एनरोल करेंगे, ठीक है। द कोड इज लैब। आइए, बढ़िया बढ़िया चीज़ें आप लोगों ने देखी। पिछली बार हमने पूछा था, बताइए यहाँ पर सवाल मेरा पूछा गया था आपसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है और बाकी दो कौन है। आप लोगों ने उनके आंसर दिए हैं, शाबाश, वेरी गुड। आओ फिर देखते हैं। अच्छा, आज की न्यूज़ हम देख रहे हैं एआई चैटबॉट ग्रॉक 3। यार, इस न्यूज़ से हमें ये याद आया कि यार ग्रॉक जो है, इसका हमने सब्सक्रिप्शन ले रखा है और हमको हटवाना है क्योंकि इसको यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादा। तो देखो भाई, ये क्या है ग्रॉक 3। तो कहानी ये आती है कि ट्विटर के मालिक साहब जो हैं, यानी इलॉन मस्क, उनका है ये ग्रॉक। तो अभी उन्होंने क्या किया, हाल ही में उन्होंने ना शनिवार को उन्होंने अनाउंस किया, फ्राइडे को उन्होंने इनफैक्ट अनाउंस किया कि भाई साहब पूरी दुनिया समझ लो, मंडे को ना मेरी टीम एक ऐसा एआई लॉन्च करेगी जो एआई की दुनिया की हिस्ट्री बदल के रख देगा और बहुत ज़्यादा एडवांस होगा। और चैट जीपीटी और डीप सीक जो है, ये एकदम पानी भरते हुए नजर आएंगे। चैट जीपीटी और ये जो डीप सीक है ना, ये सब पानी भरते हुए नजर आएंगे। मैं अपना एआई ला रहा हूँ और संडे को मेरी पूरी टीम काम करेगी उसको और बेहतर करने में। और फिर भाई पूरी दुनिया को इंतजार रहा, क्या आ रहा है क्या आ रहा है। फिर आया ग्रॉक 3। तो ग्रॉक पहले से था, कोई नई चीज़ नहीं है, ग्रॉक तो पहले से था। तो इन्होंने इसी का एक नया मॉडल निकाल दिया है ग्रॉक 3, जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है। तो हमारे एग्जाम के लिए क्या ज़रूरी है भाई, ये किसका है, ये इसके मालिक कौन है, इलॉन मस्क इसके मालिक हैं। और ट्विटर का ही है एक तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी जो वेबसाइट है वो भी एक्स के नाम से ही है। तो इलॉन मस्क की कंपनी है एक्स एआई। इसने अपना नया और स्मार्ट एआई चैटबॉट निकाल दिया है ग्रॉक 3। अच्छा, देखा गया तो इसने जो कुछ बेंचमार्क टेस्टिंग होती है एआई की, तो ये सबसे आगे निकला हुआ है। जेमिनी 2 से भी बेहतर है बेंचमार्क टेस्टिंग में, मतलब सोचने समझने में, इन सब चीज़ों में, कैलकुलेशन कंप्यूटेशन करने में। डीप सीक से भी ज़्यादा है और चैट जीपीटी 4o से भी ज़्यादा है, ठीक है। साइंस, कोडिंग, मैथ, इन सब में एलन मस्क का ये जो ग्रॉक 3 है, ये काफ़ी आउट परफॉर्म किया है। इस समय देखिए रेस चल रही है, कौन किसका एआई ज़्यादा बेहतर। आइए ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये ऐसे करके बेंचमार्क्स होते हैं मैथ्स में, साइंस में, कोडिंग में, कौन बेहतर है। तो यहाँ पर देखिए कोडिंग में तो ये बहुत ही ज़्यादा आगे निकल गया है, मतलब यहाँ पर है। देन मैथमेटिक्स में भी काफ़ी आगे निकला है ये। चलिए फिर देखिएगा। अच्छा, गिनिया जो है, गिनिया को फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है कि यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का, अब गिनिया, गाम्बिया, ये सब ये अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं, इसको ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिम्पैनोसोमियासिस, इससे मुक्त डिक्लेयर कर दिया गया है कि अब यहां पर एचएटी डिजीज जो है, ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिम्पैनो, अरे यार बड़ा अजीब सा नाम होता है इसका, ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिम्पैनोसोमियासिस। हाँ, अभी ठीक है। तो ये जो है ना, ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिम्पैनोसोमियासिस, ये अब ऐसी कोई भी बीमारी नहीं पाई जाएगी, नहीं पाई जाती है इन कंट्रीज में। प्रश्न ये आता है आखिरकार होता क्या है। कुछ नहीं, जितना लंबा सा मैंने बोला है ना भाई साहब, ये कुछ नहीं, स्लीपिंग सिकनेस ही होती है। ठीक, दिस इज नथिंग बट स्लीपिंग सिकनेस। तो स्लीपिंग सिकनेस जो है, ये इन दोनों देशों में बोल दिया गया है कि अब ये फ्री है। गाम्बिया भी है और गिनिया भी ये फ्री हो चुका है पूरी तरीके से। एंड ये एक इन्फेक्शन होता था जो काफ़ी तेज़ी से फैलता था वहाँ पर। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें फीवर होता है, हेडेक होता है, जॉइंट पेन होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। और कहीं कहीं क्या होता है, जो इसकी लेट स्टार्टिंग में क्या होगा, फीवर जॉइंट पेन होगा। जो लेट स्टेज होती है वो न्यूरोलॉजिकल स्टेज होती है, जिसमें होगा क्या, ब्रेन के बीच में ब्रेन सही से समझ नहीं पाता है, कंफ्यूजन होता है, स्लीप डिस्टर्ब रहेगी, या फिर क्या होगा, शरीर एकदम अकड़ जाएगा, दौरे पड़ने लगेंगे, कोमा में चला जाता है आदमी। ये सब होता है स्लीपिंग सिकनेस में। तो ये किसकी वजह से होता है, कौन है वो, तो ये होता है टिस्टिस फ्लाई की बाइट से। टिस्टिस फ्लाई की बाइट से होता है ये। शुक्र है कि भारत में ये नहीं पाया जाता ये। तो इसीलिए अफ्रीका जब भी जाइए आप, घूमने भी जाइए ना, तो पूरे बड़े बड़े पूरे हाथ के और पूरे पैर के बूट्स वगैरह ये सब पहन के जाइए, ऐसा ओपन में मत जाइए वहाँ पर, ठीक है। अच्छा, तो टिस्टिस फ्लाई से होता है स्लीपिंग सिकनेस। अब वहाँ पर स्लीपिंग सिकनेस फ्री डिक्लेयर कर दिया गया गिनिया और गाम्बिया को। किसने करा, डब्ल्यूएचओ डिक्लेयर करता है। कौन सी कैसे डब्ल्यूएचओ डिक्लेयर करता है, किसी भी डिजीज के अगर 3 साल तक कोई भी एक्टिव केस अगर नहीं आते हैं तो उसको डिजीज फ्री डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक। आइए फिर देखते हैं, फिलीपींस रेडी टू बाय आकाश मिसाइल सिस्टम फ्रॉम इंडिया। यार ये हुई बात एक बेहतरीन। देखिए हो क्या रहा है, हमारा एक आकाश मिसाइल सिस्टम है। ये आकाश मिसाइल सिस्टम क्या है आपको यहां बताता हूं, देखना।
पलक झपकते ही दुश्मनों के विमानों को गिरा देगा आकाश मिसाइल। यानी ये क्या है, ये ऑटोमेटेड मिसाइल होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक किसी देश का एक एयर टेरिटरी ये है, एक देश मान लीजिए यहां पर है, तो इसका एक अपना एयर स्पेस होता है। एयर स्पेस मतलब उस देश के ऊपर का जितना भी एटमॉस्फेयर है वो उसी का माना जाता है। और अगर उसमें कोई आता है, कोई दूसरा विमान आ गया मान लीजिए, तो माना जाता है कि भाई ये उसकी सोवरेनिटी का उल्लंघन है। अब कोई विमान है जो इधर चलता चला आ रहा है, तो एकदम से क्या होगा, ये जो आकाश मिसाइल सिस्टम है ये हमारे द्वारा बनाया गया, इंडिया द्वारा बनाया गया है, ये इसको डिटेक्ट कर लेगा और डिटेक्ट करते ही अपने आप ऑटो फायरिंग कर देगा इसके ऊपर, मिसाइल के ऊपर अपने आप ऑटो मिसाइल दाग देगा इसके ऊपर। तो ये एक गजब की चीज है, ये हमने बनाया है और अब फिलीपींस हमसे खरीद रहा है। ये अच्छी चीज है। इससे क्या होगा, देखिए इससे भारत में ना पैसा जो है, हमने इतना जो पैसा हमने डाला हुआ है ना इन सब चीज़ों के ऊपर रिसर्च में, अब वो पैसा धीमे धीमे हमको मिलना शुरू हो रहा है। और ये डील जो है ये $200 मिलियन की है। इसका मतलब आप जानते हैं कितना हो गया, 1600 करोड़ रुपए का डिफेंस इक्विपमेंट भारत बेच रहा है। 1600 करोड़ रुपीस का डिफेंस इक्विपमेंट भारत बेच रहा है। ये बड़ी चीज है। ये 100 टारगेट पे एक साथ नजर रख सकती है और साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेज रफ्तार पर, मतलब 14,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलती है। इसका अंदाजा आपको बताता हूं, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये पता है कितनी देर में चक्कर लगा सकती है? 1 घंटे में ये 4 बार जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी जा सकती है और वापस जा सकती है। समझ से इतनी तेज है ये। चलिए, तो ये है आकाश मिसाइल सिस्टम, $200 मिलियन में हमने बनाया था। डीआरडीओ ने ये इसको विकसित किया था और फिलीपींस को हम ये बेच रहे हैं। पिछले साल भी हमने बेचा था इसको आर्मेनिया को। सोचिए, आकाश मिसाइल सिस्टम से अब तक लगभग हम लोग 3-3.5 हज़ार करोड़ रुपए कमा चुके हैं। तो हमने जितना R&D में जितना हमने पैसा डाला वो अब हम धीमे धीमे वापस ले रहे हैं इसको। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम, इसके तहत क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने एक फंड की स्थापना करी और गवर्नमेंट ने बोला है कि देखो भाई, भारत में ना एंटरप्रेन्योरशिप बढ़नी चाहिए। तो एमएसएमई जो मिनिस्ट्री है, एमएसएमई मंत्रालय ने बोला है कि देखो भाई ऐसा है, आपको अगर अपना बिजनेस बढ़ाना है तो आपको उसके लिए पैसा चाहिए। सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं, अगर किसी को भी ना अपना बिजनेस ग्रो करना है तो बिजनेस में पैसा चाहिए। एग्जाम्पल आपको देता हूं कैसे। मान लो एक जनरल स्टोर है। अब जनरल स्टोर पे क्या है, थोड़े से आइटम है। अब आपने कभी देखा है, कभी आप बिग बाजार जाओ या किसी बड़े से उसमें मॉल में जाओ, आपने देखा वहां बहुत सारा सामान रखा रहता है। कई बार आप जो चीजें खरीदनी भी नहीं होती आप उनको भी खरीद लेते हो। क्यों? आपको लगता है अरे हाँ यार ये भी तो चाहिए, अरे हाँ ये तो मैं कभी कभी इस्तेमाल करता हूं, ये भी ले लेता हूं। तो होता क्या है, अब मान लो कोई छोटा जनरल स्टोर है, उसकी बिक्री लेकिन इतनी नहीं होती जितनी एक मॉल के किसी ग्रोसरी स्टोर की होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर सामान बहुत ज्यादा होता है। अब अगर वो दुकानदार चाहे, छोटा जनरल स्टोर वाला चाहे यार मैं भी अपनी बिक्री बढ़ाऊं, तो उसको ज्यादा माल चाहिए, उसको ज्यादा सामान खरीद के रखना होगा अपनी दुकान के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, अगर उसको बिजनेस बढ़ाना है तो उसे क्या जरूरत पड़ी, उसको एक्स्ट्रा रुपए की जरूरत पड़ेगी ना। तो सिंपल है, बिजनेस बढ़ाना है तो आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। अब पैसा एकदम से तो आ नहीं जाएगा, तो एकदम से अगर आपको पैसा एकदम से चाहिए होता है माल लाने के लिए, तो भाई ग्राहक थोड़ी ना पैसे पहले दे देगा। ग्राहक को तो माल जब खरीदेगा तब पैसा लाना हो, तब पैसा देगा आपको। तो आपको पहले से माल लाने के लिए तो पैसा चाहिए होगा ना। तो सरकार कहती है भाई इसके लिए हम आपको लोन देंगे। तो सरकार ने बोला कि देखो, अगर ना आप एक ऐसी कंपनी है जिसका कारोबार 5 करोड़ रुपए तक का है, तो हम आपको 1 करोड़ रुपए का आप लोन हमसे ले सकते हो। अगर आप 50 करोड़ रुपए तक आप करते हो तो आप हमसे 10 करोड़ का लोन ले सकते हो। और अगर आप 250 करोड़ तक का रेवेन्यू करते हो तो आप 50 करोड़ का हमसे इन्वेस्टमेंट ले सकते हो। तो ये गवर्नमेंट स्कीम लेकर के आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर के आई है। इसके लिए 100 करोड़ का पूरा इसने एक अलग रख रखा है। 100 करोड़ रुपए इसने अलग करे हुए हैं कि हम लोगों को लोन देंगे। ठीक, अच्छा। और इनफैक्ट 100 करोड़ नहीं, 10,000 करोड़ का। तो ये पूरा कॉर्पस तो खैर 10,000 करोड़ का है, जिसमें से अभी 1,000 करोड़ के जो कॉर्पस है वो अनाउंस हो चुका है अभी। तो ये 1,000 करोड़ का कॉर्पस है। इसमें इंडिविजुअल एमएसएमई 100 करोड़ रखा गया। और ये 100 करोड़ कैसे है, सर्विस सेक्टर का 50 करोड़ है और मैन्युफैक्चरिंग का 50 करोड़ है। इस तरीके से रखा गया है इसको। ठीक, अच्छा आपको और बता देता हूँ। अब देखिए बात आती है कि यहां पर ना मैंने बोला कारोबार का मतलब होता है रेवेन्यू। इसका मतलब प्रॉफिट नहीं होता। आप लोग सोच रहे होगे अरे भाई जब 5 करोड़ का रेवेन्यू ही हो रहा है तो फिर क्यों चाहिए इन्वेस्टमेंट। समझो, ये होता है रेवेन्यू कि आप कितना पैसा आपके पास आ रहा है, आप मुनाफा कमा रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं होता है इस पैसे में। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका माल था, आपने एक माल बनाया, एक कंपनी जिसको माल बनाने में 1 करोड़ रुपए लग रहे हैं, एक कंपनी जिसको माल बनाने में 6 करोड़ रुपए लग रहे हैं। अब दोनों ने बेचना शुरू किया। इस 1 करोड़ की कंपनी ने मान लो 2 करोड़ का वही वाला माल बेच दिया। ये 6 करोड़ कंपनी ने क्या किया कि खूब प्रमोशन करे, खूब करा और माल ये बेच पाई 5 करोड़ का। तो इस केस में देखो इस कंपनी का रेवेन्यू तो ज़्यादा है, लेकिन ये देखो ये फिर भी लॉस में है ना। ये 1 करोड़ के लॉस में है क्योंकि 6 करोड़ तो बनाने में ही लग गया था, आया तो 5 ही करोड़ है। तो ये 5 करोड़ जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर कारोबार इतने रुपए का, ये रेवेन्यू है कि पैसा कितना आया है।
ठीक, इसमें प्रॉफिट नहीं होता है, इससे जरूरी नहीं कि ये प्रॉफिट हो ही हो इसमें, समझ गए आप। जैसे आज के टाइम पे मैक्सिमम स्टार्टअप जो चल रहे हैं, जैसे आप बड़े बड़े स्टार्टअप देखते हो, पेटीएम हो गया, देखते हो ना 11,000 करोड़ का लॉस हो गया साहब, 50 मतलब पता चला 700 करोड़ का लॉस हो गया, 3,000 करोड़ का लॉस हो गया। तो क्योंकि इनका रेवेन्यू तो ज़्यादा होता है, लेकिन साथ में वो ज़रूरी नहीं कि उनको प्रॉफिट हो ही हो उससे। ठीक, चलिए आइए फिर देखिए प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। अब ये कहानी क्या हुई है इसमें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने 9 साल कंप्लीट कर लिए हैं भाई साहब। अच्छा है, बहुत बढ़िया चीज़ है। अब देखिए जब भी कोई ऐसी योजना कुछ टाइम पीरियड कंप्लीट करती है ना, तो हमको उसके बारे में कंप्लीट चीज़ जो है ये हमको जाननी चाहिए, वो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सुनिएगा, अब हम आपको इस एग्जाम के बारे में पूरी बात बताता हूँ। देखिए होता ये है, इसको लॉन्च किया गया था 13 जनवरी 2016, ये इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब देखिए कहानी ये आती है 2016 से लेके 2025 तक की 9 साल हो गए इसके। अब है क्या, इनका ये कहना था, देखिए इसके पहले क्या होता था ना, किसान की सारी फसल बर्बाद हो जाती थी। अगर मान लो कीड़ा लग गया, अब किसान की सारी फसल बर्बाद है, अब वो कुछ नहीं कर सकता, इससे किसान आत्महत्या कर लेते थे। और किसान को आप इतना इंश्योरेंस की कहानी नहीं समझा सकते हैं कि भैया ऐसा है तो हमको पहले से पैसा दे दो थोड़ा सा, तो जब तुम्हारी क्रॉप खराब होगी तो हम तुम्हें वो पूरी फसल का तुम्हारा हम बीमा दे देंगे तुमको। किसान को ये सब बातें नहीं समझ में आती, वो गाँव का है यार, कई बार तो उसने पढ़ा ही नहीं होता है, कुछ भी पढ़ाई लिखाई करी नहीं होती है, उसको लगेगा अरे मूर्ख बना रहे हैं यार हमको। तो बहुत सारे किसान भारत में ना इंश्योरेंस कराते नहीं थे, तो सरकार ने बोला कोई बात नहीं, आप नहीं करा पाते हो ना। अब देखिए पहले तो उनको इंश्योरेंस का मतलब समझाया, फिर बोला देखो ऐसा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च करी। बोले देखो भाई ऐसा है, अगर जैसे मान लो तुम्हारा ना 10 लाख रुपए का तुम्हारा वो है, 10 लाख रुपए का तुम्हारा माल जितना भी है, 10 लाख रुपए का तुम्हारा खेती है, यहां पर तुमको क्या करना है, तुमको सिर्फ ये करना है कि तुमको इसका 2% देना है। बाकी पैसा जितना 2% कितना हो गया, साल का 20,000 रुपये हो गया। ठीक है, जैसे मान लो 1 लाख मान दो, 1 लाख में इजी रहेगा, समझ पाओगे। 1 लाख रुपए हो गया, तो 1 लाख का 2% कितना हो, तुम्हें साल का खाली 2,000 रुपये देना है। बाकी इस 1 लाख पे हो सकता है इसका प्रीमियम 8,000 रुपये हो, तो जितना भी बचा हुआ होगा वो सब सरकार देगी, समझे। तुमको क्या करना है, बोले देखो ऐसा है, 3 प्रकार की फसल होती है, मान लो खारीफ हो गया, राबी हो गया, और भी हम जायद नहीं ले रहे हैं, जायद तो थोड़े टाइम के लिए होती है, और कमर्शियल हो गया, है ना। तो बोले खारीफ क्रॉप अगर कमा रहे हो तो कर रहे हो अगर तुम, तो तुम 2% जितने का भी तुम्हारी फसल है, तुम सिर्फ उसकी 2% लागत का तुम दे दो, 2% लागत का तुम प्रीमियम दे दो। लागत का मतलब ये है कि टोटल कॉस्ट जितनी भी होगी इसकी, मान लो 10 लाख की खेती है, 1 लाख की खेती है, 50,000 की खेती है, तुम सिर्फ 2% दे दो। बाकी जितना प्रीमियम एक्स्ट्रा होगा वो सब हम अपनी जेब से देंगे, सरकार देगी। यहाँ पर सिर्फ 1.5% लेते हैं, और कमर्शियल में 5% लेते हैं। तो देखिए इतना बढ़िया योजना है ये। इसके बाद लोगों ने खूब इंश्योरेंस कराया, क्योंकि अब उनको प्रीमियम बहुत ही कम प्रीमियम देना था उनको। तो इससे फायदा क्या हुआ, अब किसानों की अगर मान लीजिए पूरी फसल बर्बाद भी हो जाए, तो उनको बीमा कंपनी पूरा पैसा वापस कर देगी उनकी फसल का। समझ गया बढ़िया से, बस ये कहानी है इसकी। ठीक, चलिए अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसके बाद क्या हुआ, धीमे धीमे इसमें सरकार चाह रही थी एनरोलमेंट बढ़े, तो फिर क्या किया सरकार ने, सन 2020 से क्या किया, बोले ऐसा है अब जो भी एग्रीकल्चर लोन लेगा उसमें हर हाल में आपको अपने आप ही आपको ये वाला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी आपको मिल जाएगा अपने आप ही। और फिर उसके बाद सरकार ने ये भी रूल बना दिया कि जैसे कुछ लोग बोलते थे अरे साहब इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलने में बहुत टाइम लगता है, बोले मैंडेटरी है 30 दिन के अंदर इंश्योरेंस कंपनी जो है ये क्लेम सेटल करे। तो ये है पूरी कहानी, ठीक है। आई और ये सीधे बैंक जो है इंश्योरेंस कंपनी जो है सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करती है किसान के, इसका जो भी इंश्योरेंस का क्लेम होता है सीधे ट्रांसफर करती है। आप सोच रहे होंगे क्या हर कोई है, वेल इस पर खैर बहुत डिटेल हो जाएगी फिर तो कि कौन कौन एलिजिबिलिटी है, ये सब आपसे नहीं पूछेगा, मेनली जितना मैंने आपको अभी तक बताया है ना इतना ही आपसे पूछेगा, ठीक है। आइए फिर देखते हैं एन चंद्रशेखरन, इनको ऑनररी नाइटहुड की उपाधि दी गई है। भाई क्या होता है ये ऑनररी नाइटहुड, देखो पहले समझो यार कि नाइटहुड क्या होता है, ये समझो। नाइटहुड ये नाइटहुड दिया जाता है किसके द्वारा, नाइटहुड दिया जाता है यूके के द्वारा। पहले के ज़माने में नाइट्स कौन हुआ करते थे, नाइट्स हुआ करते थे जो राजा के सबसे ज़्यादा करीबी गार्ड्स हुआ करते थे, जिन पे राजा सबसे ज़्यादा विश्वास करता था, उनको बोला जाता था नाइट्स, समझ गए। तो अभी क्या हुआ, उसके बाद से नाइटहुड का टाइटल ब्रिटिश सरकार जो है, यूके जो है, ये उनको देता है जो उनके माना जाता है कि भाई अगर जिसको नाइटहुड का टाइटल मिला है मतलब वो बहुत करीब है यूके के, समझ गए। तो एन शेखरन ये कौन है, चेयरमैन है टाटा सन्स के, इनको ऑनररी नाइटहुड का टाइटल दिया। किसने दिया है, किंग चार्ल्स ने दिया है इनको। किंग चार्ल्स 3 है ब्रिटेन के, इन्होंने दिया है। क्यों दिया है भाई, कहानी क्या है। आज के टाइम पे अगर मैं आपको टाटा ग्रुप की बात बताऊं तो यूके में 70,000 लोग यूके के सिटीजन काम करते हैं टाटा में। बहुत बड़ा हो गया, समझ गए, बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया। तो 70,000 लोग काम करते हैं। तो
इसलिए इन्होंने कि भाई आपने हमारे वहाँ इतना ज़्यादा रोजगार पैदा करा हुआ है आपने हमारे वहाँ, इसलिए इनको ये दिया गया। समझ गए आप? चलिए ठीक है। और ये भी बता दूं ये अवार्ड इस बार क्यों आ सकता है, खासियत ये है क्योंकि एन चंद्रशेखरन को कई अवार्ड मिले हैं। 2017 से इन्होंने ज्वाइन किया था, एज अ चेयरमैन ज्वाइन किया था, और काफ़ी अच्छा टाटा ग्रुप इनके अंडर ग्रो किया है। ये भी बता दूं कि 2022 में भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण का भी अवार्ड दिया था। 2022 में इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है भारत सरकार से, तो ये काफ़ी फेमस व्यक्ति हो जाते हैं फिर ये। और साथ ही नाइट ऑफ द लेजेंडी ऑनर का अवार्ड फ्रांस ने दिया इनको 2023 में। तो ये अच्छे अवार्ड्स मिले हैं, दैट इज वाई ही इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम में आ सकता है, याद रखिएगा इसको। देखिएगा, मनु भाकर विन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। अच्छा, क्या कहानी है भाई ये मनु भाकर की, देखिएगा। तो मनु भाकर को मिल गया है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। एंड मनु भाकर कौन है? मनु भाकर है जिन्होंने, देश का प्राइड है मनु भाकर। मनु भाकर ने हमारे वहां डबल, एक ही ओलंपिक्स में 2-2 मेडल जीते थे। सॉरी। तो ये टिम डेवी और मैरी कॉम इन लोगों ने दिया था। ये है टिम डेवी और ये है मैरी कॉम, पहचान रहे हैं इनको? ये है मैरी कॉम, इन्होंने दिया था। क्यों दिया गया है और ये किसने, कौन सी कंपनी दे रही है ये अवार्ड? ये बीबीसी इंडिया देती है हर साल, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये गया है मनु भाकर को। क्यों? क्योंकि उन्होंने डबल, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीते थे इन्होंने इस बार। शूटर हैं ये मनु भाकर। ठीक है जी, चलिए। तो ये थी आज की पूरी कहानी। आइए सवाल करते हैं हम लोग। देखो भाई, ये है हमारा टेलीग्राम, यहाँ पर आपको सब पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, इसको सब लोग ज्वाइन कर लेना। आओ, कौन सा नया चैटबॉट ले रहे हैं? इलॉन मस्क की कंपनी कौन सा नया लेकर के आ रही है चैटबॉट? इसका नाम है ग्रॉक 3। फिर बात करेंगे कौन सी कंट्री को अभी फ्री फ्रॉम ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस किसको डिक्लेयर करा गया है? घाना और गिनिया को। देन हेडक्वार्टर्स ऑफ WHO कहाँ है? ये तो हमें पता है, ये आपके लिए होमवर्क है एक, आप लोग जरूर से करेंगे। आकाश मिसाइल सिस्टम किस टाइप की मिसाइल है? ये सरफेस टू एयर मिसाइल है जो कि कोई सी इंट्रूडर को अटैक करती है। देन मैक्सिमम लोन अमाउंट क्या है एंटरप्रेन्योर जो कर सकते हैं? 100 करोड़ का रखा गया है, सरकार ने बोला है 100 करोड़ का, यहां तक का बोला हुआ है। फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई थी? 9 साल कंप्लीट हुए हैं, 2016 में शुरू हुई थी। एन चंद्रशेखरन को किसने कन्फर किया है ऑनररी नाइटहुड का टाइटल? किंग चार्ल्स III ने। और किसको विनर ऑफ बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है मनु भाकर को। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के सारे करंट अफेयर्स। इसमें 20th और 21st की दोनों दिन की ही सारी इंपॉर्टेंट न्यूज जो है ये पूरी तरीके से कवर्ड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और ये हाँ, पैरा स्पोर्ट्स वुमेन की भी बात कर लें तो पैरा स्पोर्ट्स वुमेन किसको मिला है? ये नोट्स आप पढ़ेंगे, सुनिएगा, आप नोट्स पढ़ेंगे, नोट्स में इनके बारे में हमने मेंशन किया हुआ है और आप आंसर देंगे। हम एक क्वेश्चन इसीलिए छोड़ देते हैं ऐसा, ताकि आप कम से कम नोट्स पढ़ें आप, और ऑफलाइन कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक है जी, चलिए। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और जो भी बच्चे SSC एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना और फाउंडेशन में एनरोल होना चाहते हैं तो आप इसमें ज़रूर से एनरोल कर लेंगे, ये बहुत अच्छा बैच होता है ये। चलिए, और करंट अफेयर्स की किताब आपके सबके पास आ गई होगी। फरवरी में मैंने बोला था कि पूरी खत्म कर लेना, अब तक उम्मीद है आपने पूरी तरीके से आप उसको खत्म भी कर चुके होंगे जी। नहीं किया है तो कर लीजिए, बहुत अभी एग्जाम देखो मई ऑनवर्ड शुरू हो जाएंगे। 2024 का पूरा करंट अफेयर्स आपको उससे मिलेगा, तो आप कोशिश करो फेब तक में ना उस किताब को पूरा खत्म कर लो। ठीक, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।